हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह। आज के नए वीडियो में टर्म 1 सीबीएसई 10th क्लास 10th के एग्जामिनेशन जो सोशल साइंस की होने वाली है, उस सोशल साइंस के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो तीसरा यानी नहीं चौथा जो टॉपिक है, चौथा जो सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी। ऑलरेडी हम लोग हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स के एक एक चैप्टर को कवर कर चुके हैं। तो अब अगला ये हम एक चैप्टर ले रहे हैं ज्योग्राफी, और इसमें से हम लोगों को दो चैप्टर कवर करना है। लेकिन हम इसमें से पहला चैप्टर जो है आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर 1, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन ज्योग्राफी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल I am going to explain here what is a resource. So resource means संसाधन। संसाधन जो होता है we are having the collecting the different kinds of the areas like the natural resources, human resources. So also we are categorize here the resources. Without resources in any country, बिना रिसोर्स की कोई भी देश अपने आप को उस डेवलपमेंट की जो पैरामीटर है उस पर नहीं लेकर जा सकता है। अब रह गई बात कि कोई भी कंट्री रिसोर्स को यूटिलाइज कैसे करता है, उस रिसोर्स का इस्तेमाल कैसे करता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रिसोर्स हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ होता है, नेचर के द्वारा दिया हुआ और मैनमेड भी होता है। बट हमें जरूरत होती है उस चीज को समझने की जो कि ये हम बता रहे हैं आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन अंडरस्टैंड द रिसोर्स। सो रिसोर्स इज कैटेगराइज एंड क्लासिफाइड। रिसोर्स को, संसाधन को हमने कैटेगराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। यानी अगर हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो किस एरिया से किस रिसोर्स का कहां से जनरेशन है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक एंड अबायोटिक। पहले भी पढ़ चुके होंगे आप बायोटिक एंड अबायोटिक। तो इस हिसाब से बायोटिक और अबायोटिक में जो है, बायोटिक रिसोर्स जो है स्पेशली जो हमारे जो वन्य जीव वनस्पति स्पेशली इन प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़े होंगे, फ्लोरा एंड फाउना पढ़े होंगे। तो फ्लोरा एंड फाउना जो वन्य जीव और वनस्पति से रिलेटेड है, तो वो हमारे रिसोर्सेज है। अब अपने ही कंट्री का एग्जांपल ले लीजिए, जितने सारे फॉरेस्ट है वो सब रिसोर्सेज है। कैसे? हिमाचल प्रदेश का एरिया हो या उत्तराखंड का एरिया हो, उत्तराखंड में जितने सारे हमारे मेडिसिनल प्लांट हैं वो सब हमारा रिसोर्स है। बहुत सारे ऐसे हमारे देश में कोयले की खान है, वो सारे रिसोर्सेज में आ जाते हैं। तो ये जो हमारा छत्तीसगढ़ का एरिया है वो हो गया रिसोर्स में हो गया। बहुत सारे वन्य जीव अभयारण्य है, नेशनल पार्क है, ये सारे सब रिसोर्सेज हैं, संसाधन है। कहीं ना कहीं हमारा ह्यूमन को, चेन को, सिस्टम को सर्कुलेट करता है। तो ये हमारे बायोटिक में आ गया। दूसरा अबायोटिक जो है, अबायोटिक सेंस में यहाँ पर वैसी चीजें हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स में पूरा, यानी हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन को दो भाग में कैटेगराइज किए हैं। जब भी बायोटिक की बात आए तो लिविंग थिंग्स, बायोटिक की बात आए तो लिविंग थिंग्स, ये ध्यान देना है आपको। लिविंग थिंग्स मतलब जिसमें जान हो, यानी वनस्पति और ह्यूमन एज ए रिसोर्स, ये हो गया। और दूसरा हो गया अबायोटिक, जिसमें कोई जान नहीं हो। अब कोई जान नहीं हो तो कोयला हो गया, कच्चा तेल हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, ये सब जो है ये सारे के सारे नेचर से मिला हुआ रिसोर्स है, और ये बायोटिक में हो गया। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। यानी एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है खपत, कंज्यूम कैसे करते हैं, उस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो एक हो गया आपका रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, दो चीजों पर। ऐसी ऊर्जा, ऐसी रिसोर्स जिसका इस्तेमाल करें और फिर से वो तैयार हो जाए, वो हो गया आपका रिन्यूएबल हो गया। रिन्यूएबल में आप समझ सकते हैं कि ऐसे रिसोर्स जो रिप्रोड्यूस होते हैं फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल का एग्जांपल यूज करके। तो हम सबसे बड़ा एग्जांपल देंगे सोलर एनर्जी का। पावर जो है सोलर एनर्जी से जो बनती है वो बार बार हम लोग उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सूर्य एक ऐसी सनलाइट, सूर्य एक ऐसी हमारे देश का, दुनिया का रिसोर्स है कि ये नहीं खत्म होने वाला, कभी नहीं खत्म होने वाला, अपने आप में रिसोर्स है। तो इस रिसोर्स को हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स में रखेंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस
जो यूज हो, कंज्यूम हो, वो खत्म हो जाए, जिसमें आपके आ जाते हैं, आपके कोल है, कोयला है, एक लिमिट टाइम पर कोयला खत्म हो जाएगा, कच्चा तेल है, ये एक लिमिट टाइम पर खत्म हो जाएगा। तो दीज आर द रिसोर्सेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हैविंग इन द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर हम किसी देश में, कंट्री में रह रहे हैं, तो ऑनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक, यानी किसी भी संसाधन पर आपका कितना अधिकार है। तो ये देखिए, हियर इज आई एम कैटेगराइज हियर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो इसके आधार पर हम लोग इंडिविजुअल को देखते हैं, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये नंबर 4 होगा, सॉरी फॉर दैट। तो ये हो गया इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। नंबर 4 है ये। इंडिविजुअल मतलब वैसा रिसोर्स जिस पर आपका अपना पर्सनल अधिकार हो। हमारा अपना लैंड हो गया, तो इस पर हमारा अपना अधिकार है, घर अपना है, या फैक्ट्री है जिस रिसोर्स का इस्तेमाल करके हम उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, उत्पादन करते हैं, वो सारे इंडिविजुअल में आ गए। और वो हो गया कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ द पीपल, जो एक समूह मिलकर के इस्तेमाल करते हैं। इस संसाधन में हम लोग इसका रखे हैं, जैसे कि घास का चरने का मैदान, मवेशियों के लिए घास चरने का मैदान, ये सबसे बड़ा बढ़िया एग्जांपल है। ये कम्युनिटी है, ग्रुप में है, सबका इसमें ऐसा संसाधन और कि सबका इस पर एक साथ अधिकार हो सकता है। उसके बाद हम देख सकते हैं, आप कब्रगाह का एग्जांपल देखिए, जिस पर एक साथ हमारा ये हम लोग उसको कब्रगाह में, बुरियाट में उसको दफनाते हैं लोगों को आफ्टर द डेथ, दाह संस्कार जहां करते हैं। तो ये सब कम्युनल हो गया, कम्युनिटी हो गई, एक साथ सामूहिक रूप से ओनरशिप हो गया। नेशनल की बात जब हम करते हैं, तो नेशनल में राष्ट्रीय स्तर पर जितनी सारी हमारी नदियां हैं, ये सब हमारा जो है अपना ओनरशिप नेशनल हो गया। राष्ट्रीय स्तर पर जो भी नदी हो गई, वन्य जीव अभयारण्य हो गया, तो these all are the things is having the national levels belonging to the very important things। और उसके बाद इसमें सबसे ज्यादा आप इसको कहेंगे तो समुद्र में जो हमारा अपना हिंद महासागर का एग्जाम्पल हम सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं रिसोर्स में। तो हिंद महासागर जो है हमारे एरिया का वो है, उसमें हम लोग जितने सारे रिसोर्स जो उस महासागर में, अगर हम लोगों को अगर क्रूड ऑयल, कच्चा ऑयल का हमें रिसर्च करना है, निकालना है, तो वो ये नेशनल लेवल पर चीजें हो गई। कि अपने इंटरनेशनल लेवल पर भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों का योगदान है, समय समय पर चीजें इस्तेमाल में होते आई है, जो कि आप समझ सकते हैं। इस जो समय समय पर ये इकोनॉमिक जोन फोरम ये होते आया है, और उस बहुत सारे ऐसे फोरम का हम लोग हिस्सा है। बहुत सारे ऐसे आगे हम बताएंगे, यहाँ पर एक पॉइंट है रियो द जेनेरियो अर्थ समिट जो हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें हम लोगों को ऐसे रिसोर्स के रूप में कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड की दुनिया में। तो ये इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं आपके जो चैप्टर्स का पॉइंट है, क्योंकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझने की जरूरत है। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ये यहाँ से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल, पोटेंशियल के सेंस में हमारा जो ऊर्जा है, हम कितनी ज्यादा हमें पोटेंशियल है ऊर्जा, हम ऊर्जावान हैं उस कंट्री से, उस आधार पर हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल में हमारा आ जाता है कि जैसे हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, गुजरात रन ऑफ कच्छ का एग्जांपल ले लीजिए, और इसका बढ़िया एग्जांपल हमारे देश के प्रधानमंत्री इसका इस्तेमाल किए हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर रन ऑफ कच्छ में दुनिया का, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया। वो एरिया पूरा का पूरा मिसयूज था। अब जैसे ये राजस्थान का डेजर्ट हो गया, तो डेजर्ट को भी वो पोटेंशियल है उसमें, बट हमें उसका इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत सारे ऐसे जो पोटेंशियल है, जैसे हम अपना बिहार का एग्जांपल देते हैं आपको। मैक्सिमम हमारे जो टच में बिहार से स्टूडेंट हो गए सीबीएसई के, उसको समझेंगे। हमारा बिहार का हिस्सा जो है 2 भागों में बटा हुआ है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। बेसिकली मेरा जो घर है वो दक्षिणी बिहार में पड़ता है। उत्तरी बिहार का जो मैक्सिमम एरिया है वो बारिश के पानी के कारण फ्लड इफेक्टेड हो जाता है, वो जल जमा होता है। उसमें हम लोग उसको फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। तो फार्मिंग के अलावा क्या कर सकते हैं,
फार्मिंग के अलावा हम लोग फिशरीज कर सकते हैं, मछली पालन, उसको तय इस जमीन को इस्तेमाल सही तरीके से एज ए रिसोर्स के रूप में मछली पालन वहां कर सकते हैं, मखाने की खेती कर सकते हैं, और भी ऐसे जो है जो वाटर से रिलेटेड जो भी बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स होती है या फ्रूट्स होते हैं जिसको पानी फल सिंघाड़ा वगैरह हम लोग कर रहे हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पोटेंशियल है। देन है डेवलप्ड, तो बेसिस ऑफ द डेवलप्ड हो गया, जो डेवलपमेंट का जो पैरामीटर है उसको रखेंगे। देन स्टॉक, स्टॉक के मामले में हम बता दें कि हमारे पास सीमित साधन कितने हैं। कोयले की बात कर ले, कोयला एक सबसे बड़ा एनर्जी है अपने आप में, तो वो एनर्जी जो है एक कितना स्टॉक में है, क्रूड ऑयल कितना है, एल्युमिनियम कितना है, आयरन ओर कितना है, स्टील, आयरन एंड स्टील प्लांट में आयरन ओर का सबसे बड़ा योगदान है। तो वो ये जितने सारे रिसोर्स की बात हो रही है, ये सारा रिसोर्स एज ए स्टॉक कितना है, वो सारे हमारे देश के डेवलपमेंट में भागीदारी है उसकी। देन आफ्टर आपका आता है रिसोर्सेस, स्पेशली रिसोर्सेस में जो हो गया आपका स्टॉक रिसोर्सेस हो गया ना। लास्टली है आपका रिसोर्स प्लानिंग, यानी अगर हम लोग कोई भी कंट्री हो, स्पेशली अपना ही कंट्री की बात करें, अगर रिसोर्स के लिए प्लानिंग नहीं करते हैं, यानी हम ये मान के चले कि आने वाला 50 साल बाद हमारे देश में जिस गति से व्हीकल्स, नए नए जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, उस तेजी से जितनी क्रूड ऑयल, कच्चा ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और डीजल प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि एक समय ऐसा आएगा कि हमारे आने वाले न्यू जनरेशन, नए जनरेशन के लिए ये सीमित मात्रा में रह जाएगा? तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो हमारा रिसोर्स की प्लानिंग नहीं करते हैं कि किस तरह से किसका इस्तेमाल हो, यानी यूजर्स भी इसको समझे कि अगर हमें गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर यूज में नहीं है तो उसको ऑफ कर दे। बिजली की ही बात कर ले, इलेक्ट्रिसिटी को एक बहुत बड़ा संसाधन है हमारा, इसकी अगर प्लानिंग नहीं करते हैं कि इसका कैसे इसका जनरेशन किया जाए, और इसको एनर्जी का अलग अलग रिसोर्स है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर का जो इसको बोलते हैं, कोयले से बिजली बनती थी, तो थर्मल पावर बिजली है, ये अलग अलग जो चीजें हैं जिसमें कि बहुत सारी, जैसे गैस का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो आज खाना बनाने वाले गैसेस के साथ साथ कच्चे तेल का जो उत्पादन हो रहा है उसका तीसरा रूप ले लिया सीएनजी। सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो सीएनजी ये भी एक अपने आप में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये भी अपने आप में एक रिसोर्स है, जो ये न्यू टेक्नोलॉजी को, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा इन्वायरमेंट फ्रेंडली गैस इसको कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट फ्रेंडली गैस। Resource planning, then after the very important point of the examination point of view is a sustainable development। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं, इसकी परिभाषा बता दूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, उसके बाद आप इसको समझेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस is development without damaging the natural resources for use the next generation and preserving for the next generation। यानी वैसा विकास, डेवलपमेंट, वैसा विकास जो नेचर को बिना डिस्टर्ब किए हुए, बिना क्षति पहुंचाए हुए, बिना नुकसान पहुंचाए हुए आप जो है डेवलपमेंट करते हैं, और इस तरीके से करते हैं कि आने वाले भी नए जो जनरेशन है उनके लिए भी आप उसको बचा के रखें। यानी पीने का पानी, कच्चा तेल, कोयला, ये सारी चीजें जो है, एलपीजी गैस, ये सारी चीजें आज के डेट में एनर्जी, यानी किसी भी प्रकार की एनर्जी की बात करें, यानी दुनिया की कोई भी डेवलपमेंट की रूपरेखा बिना एनर्जी की अधूरी है। तो ये हो गया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। होप सो यहां तक आपको बहुत क्लियर समझ में आया होगा। आगे का मैं पॉइंट बताता हूं। रियो द जेनेरियो अर्थ समिट, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सम्मेलन हुआ था, विश्व का सम्मेलन, जो 1992 में ब्राजील में हुआ था। ब्राजील कंट्री में एक जगह है, एक शहर है, उसका नाम है रियो द जेनेरियो। रियो द जेनेरियो अर्थ समिट, यानी पृथ्वी जितनी तेजी से उसका पॉल्यूशन हो रहा है, जितनी तेजी से यहाँ पर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, उस तापमान में
कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। इस कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक देश रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एक राज्य, एक राष्ट्र उत्तरदायी नहीं है, ये सभी राष्ट्र रिस्पॉन्सिबल है। तो ये 1992 में करीबन 100 मोर देन 100 कंट्री के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो इसमें शामिल हुए और शामिल होकर के ये इसका डिसीजन लिया गया और उसमें एक एजेंडा 21 पास किया गया कि किस तरह से अपने अपने क्षेत्र में देश के अलग अलग जो क्लाइमेट है हर कंट्री का, उसको किस तरीके से सपोर्ट करेंगे। जिसमें सबसे बड़ा है वो फॉरेस्टेशन उसको दिया गया कि कैसे ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन हो, फिर ऊर्जा का कैसे कैसे नए सोर्स का फाइंडिंग हो, उसको खोजा जाए कि जो पहले से जो हमारे पास लिमिटेड सोर्स है रिसोर्स का, उसको बचाया जाए। तो इस एजेंडा में सभी राष्ट्राध्यक्ष मिलकर के इस 21 एजेंडा पर साइन किया और उस पर काम करने के लिए बात की। और दूसरी बात यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं कि एक ये पॉइंट है आपका UNCED, सो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीटिंग हुई थी, जिसमें अमेरिका का सबसे बड़ा रोल रहा कि विश्व के सभी देश मिल करके कैसे हमारा रिसोर्स है जिसको कम से कम इस्तेमाल किया जाए, ज्यादा से ज्यादा सेव किया जाए, बचाया जाए। अब मैं ये स्टार्ट में थोड़ा सा बताने की जरूरत थी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ इस ट्रायंगल के माध्यम से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस पार्ट्स में कि ये जो फिजिकल इन्वायरमेंट जो पार्ट है ये, यानी कहीं ना कहीं हमारा जो जितना भी रिसोर्स है उसमें ह्यूमन का सबसे बड़ा रोल है। वो कोई भी रिसोर्स हो, जब तक ह्यूमन इसका इस्तेमाल नहीं करता है उस रिसोर्स का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, बेकार है। तो ये देखिए इस ट्रायंगल के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए कि जितने फिजिकल इन्वायरमेंट में नेचर से मिली हुई रिसोर्सेज का मैंने अभी डिस्कस किया, वो सारा ह्यूमन इस्तेमाल करेंगे। टेक्नोलॉजी की बात हो, जो नई टेक्नोलॉजी बनानी हो, कुछ भी हो, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके वो भी यहाँ पर ह्यूमन ही इस्तेमाल करेंगे। एनी काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन विल डिजाइन बाय द एनी रिसोर्सेज बाय द ह्यूमन। तो ये कंप्लीटली हम लोग जो इस चैप्टर को मैं आपको बताया रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में, जिसमें दो हिस्सों में इसको मैं कैटेगराइज कर रहा हूं। एक हिस्सा का ये पार्ट जो है आपका कंप्लीटली रिसोर्सेज, एक अगला हिस्सा जो है वो है आपके कंप्लीटली लैंड से एंड उसके लैंड के टाइप से। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू यू। तो नेक्स्ट विल बी कम टू द आफ्टर न्यू वीडियोस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।